हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकजुट होते हुए आ रहे हैं नजर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मार्च निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन की उनकी तैयारी है। और अब ऐसा जानकारी हाथ लग रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ ये मोर्चा निकालने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और अब ये पोस्ट भी साझा किया गया है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मोर्चा निकालेंगे। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे पहले भी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे क्या साथ आ सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये जो विषय है हिंदी भाषा का, ये इन दोनों को साथ ले आया। क्या जानकारी? जी देखिए, पहले ये हो रहा था कि राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाकर 5 तारीख को मोर्चा निकालने की बात करी मुंबई में, और उद्धव ठाकरे ने 7 तारीख को इतर संगठनों के साथ मोर्चा निकालने की मुंबई में बात करी थी। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बात हो रही थी, क्योंकि अगर विषय एक है और 2 मोर्चा निकलेंगे तो निश्चित रूप से दोनों भाई एक मुद्दे पर तो एक हैं, लेकिन सड़क पर 2 दिखेंगे। तो ये दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बातें चल रही थी कि अगर हमने 2 मोर्चे निकाले तो हमारी एकता, और इस विषय पर जो एकता बहुत जरूरी है वो दिखेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच रात भर बात चली है, और अब संजय राउत ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए ये साफ कर दिया है कि एक ही आंदोलन होगा, एक ही मोर्चा होगा, और दोनों भाइयों की तस्वीर, जो पुरानी तस्वीर एक साथ की तस्वीर उसमें पोस्ट की है। आज सामना में भी राज ठाकरे की कई दिनों बाद फोटो लगाई गई है और राज ठाकरे की तारीफ की गई है। तो ये सारी बातें ये बताता है कि भाजपा के विरुद्ध में दोनों भाई एक होने की जो बातें लगातार हो रही हैं, तो अभी तो कोई उसमें निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर एक आते आते चुनाव में क्या ये दोनों एक होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तैयारी और शुरुआत तो हुई है। हिंदी बनाम मराठी या हिंदी भाषा की स्कूल में सख्ती को लेकर दोनों भाई मराठी अस्मिता और मराठी के मुद्दे पर महाराष्ट्र को लेकर एक होते हुए दिख रहे हैं। अब ये एकता सिर्फ इसी मुद्दे पर रहेगी या इसके आगे राजनीतिक गठबंधन भी होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब बहुत बड़ी बात यही हो रही कि जो ठाकरे बंधु 2009 से मैं कह सकता हूँ पिछले 17 साल से अलग थे, और बालासाहब ठाकरे भी ये चाहते थे कि दोनों एक साथ आए। तो अब दोनों भाई मतभेदों को भूलते हुए कुछ मुद्दे पर तो एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये एकता, ये गठबंधन क्या आगे राजनीतिक गठबंधन बनेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोर्चा 5 तारीख को निकलेगा ऐसा माना जा रहा है, और दोनों भाई एक साथ एक मंच पर और एक आंदोलन में एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए भी कहा था गणेश, ये कि किसी भी पार्टी के मंच से ये विषय नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए हैं साथ। जी बिल्कुल जिया, देखिए राज ठाकरे ने ये स्पष्ट किया है कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक मराठी अस्मिता हम एक होना चाहिए। इसी वजह से कोई झंडे उसमें नहीं होंगे, सभी एक साथ आइए, उन्होंने अपील किया था। तो सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, तो दूसरे तमाम पार्टियों को भी उन्होंने अपील की है, जैसे एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस, सबको। तो संभवतः ये पार्टियां भी आ सकती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को एक होना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है महाराष्ट्र के लिए, और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्योंकि मराठी के मुद्दे पर अगर ये दोनों एक होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस होगा, जिसका सीधा परिणाम अभी की महायुति पर होगा। इसीलिए फिलहाल बीजेपी या शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दोनों भाई कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन इस मुद्दे पर वो एक हुए हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है। भाजपा इस विषय को पॉलिटिकल रंग दे रही है कि दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र की जनता को एक अलग राह पर ले जा रहे हैं जी। तो लेकिन गणेश, अगर ये राजनीतिक विचारधारा भी आगे जाकर एक हो जाती है और उसके बाद अलायंस हो जाता है, तो क्या भाजपा को या फिर एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि भाजपा इस अलायंस को लेकर पहले भी सवाल उठाती रही है। जी देखिए, एक बड़ी चुनौती तो जरूर मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मराठी व्यक्ति की बात करें तो ये बालासाहब ठाकरे जब जिंदा थे तब से ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने एक होना चाहिए, एक सुर था मराठी आदमी के लिए, मराठी अस्मिता के लिए। तो अगर दोनों भाई एक होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है
और वो इतनी बड़ी चुनौती होगी कि भाजपा को बहुत ताकत लगानी होगी, क्योंकि दोनों भाई, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ठाकरे ब्रांड चलता है, ठाकरे नाम चलता है। ये जो नींव बाला साहेब ठाकरे ने रखी थी, उसी ठाकरे नाम से महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द तमाम पार्टियां चलती रही थी। तो अब ये ठाकरे ब्रांड जो अलग अलग दिख रहा था, अगर वो एक होता है तो ताकत निश्चित बढ़ेगी और भाजपा को एक बड़ी चुनौती निश्चित मिलेगी। इसी वजह से भाजपा हो या शिंदे गुट हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, ये देख रही है कि अगर ये दो फोर्सेस एक हो गए तो एक बड़ी चुनौती का सामना उन्हें आगामी चुनाव में करना पड़ेगा। ठीक, गणेश ठाकुर आप हमारे साथ बने रहिएगा। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि दोनों ही जो ठाकरे भाई हैं, कहीं ना कहीं लगातार इस बात को लेकर अंदेशा कि क्या दोनों ही साथ आते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, और अब हिंदी भाषा को लेकर साथ आ गए। हालांकि यहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्रियों की तरफ से लगातार उनके साथ, राज ठाकरे के साथ मुलाकात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब कम से कम इस भाषाई मुद्दे को लेकर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और एक साथ अगर आ गए तो ये वाकई बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, इसके पहले समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें एमवीए ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को करारी हार मिली, यानी जो अपेक्षाकृत सीटें थी उससे काफ़ी कम सीट मिली। विधानसभा चुनाव में इसके विपरीत बीजेपी गठबंधन एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिली है, और इस प्रचंड जीत के बाद में एमवीए बहुत ही सीमित रह चुका है 50 से भी कम सीटों पर। अब ऐसे पर जब महानगर पालिका चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जमीन पर जाने के लिए एक मुद्दा चाहिए जनता के बीच पहुंचने के लिए, और महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और ये दो पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए मराठी अस्मिता का मुद्दा सबसे अहम है, मनसे और शिवसेना उद्धव गुट। और यही वजह है कि अब ये इस मुद्दे को पकड़कर दोनों ने एक मुद्दा पकड़ा है और उसी माध्यम से एक साथ आने की कोशिश नजर आएगी। और ये बहुत बड़ी तस्वीर सामने होगी जब एक ही साथ सड़क पर दोनों भाई, दो चचेरे भाई चलते हुए मराठी अस्मिता के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं एक चुनावी माइंडसेट भी सेट होगा, मुद्दा सेट हो जाएगा और ऐलान हो जाएगा अघोषित तौर पर कि अब इस मुद्दे को लेकर दो पार्टियां एक है। लेकिन बहुत सारी राजनीति में दाव पेच है। ये भी तो सोचिए कि शिवसेना उद्धव गुट के जो बाकी सहयोगी है कांग्रेस, उसका क्या होगा, एनसीपी शरद पवार गुट का क्या होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर दोनों साथ आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं का दिल मिलेगा। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीर ये जरूर मजबूत नजर आती है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र में तस्वीर तो बड़ी दिलचस्प होगी। और एक जो नरमी है रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं मृत्युंजय कुछ इंटरव्यूज में या फिर कुछ संबोधनों में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी, उद्धव ठाकरे की तरफ से देखने को मिली थी। कहा गया था कि दरवाजे तो खुले हुए हैं और अगर मनभेद नहीं है, लेकिन हाँ मतभेद जरूर हो सकते हैं, विचारधारा में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन आगे जाकर क्या ये उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी शिवसेना के गुट के लिए ये एक पॉजिटिव संदेश हो सकता है? ये देखना होगा कि एनसीपी और कांग्रेस का क्या रुख रहता है, लेकिन कम से कम उद्धव ठाकरे के लिए क्या कुछ रुख अपनाता है ये अलायंस, ये भी देखना होगा। हालांकि अलायंस सिर्फ अभी एक भाषाई मुद्दे को लेकर है, विचारधारा राजनीतिक तौर पर मिलती है, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मुद्दे को लेकर दोनों भाई साथ आ रहे हैं और पिछले 2-2.5 महीने से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा था? जैसा मैंने बताया कि दोनों की ज़रूरत है। एमएनएस शून्य हो चुकी है। एमएनएस का सिर्फ एक नगर सेवक मुंबई में था, वो भी अब पार्टी छोड़ चुका है। यानी आज के समय में राज ठाकरे की कोई संवैधानिक ताकत, कोई एमएलए, एमपी, नगर सेवक तक नहीं है मुंबई में। तो आप ये समझिए कि और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। 20 विधायक चुनकर आए हैं, उस 20 में से सिर्फ 10 मुंबई में है, पूरे महाराष्ट्र से 10 लोग हैं। तो पार्टी कमज़ोर हुई है। ऐसे पर पार्टी को जान फूंकने के लिए जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है महाराष्ट्र का, भाषा का, मराठी मानुष की अस्मिता का, तो अगर दोनों भाई इस मुद्दे को लेकर साथ आ रहे हैं तो पिछले 2 महीने से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। ये दोनों की ज़रूरत है। पहली चीज़, मैं आज का अखबार देख रहा था, सामना अखबार में दोनों भाइयों की तस्वीरें छपी हुई है, साथ में जो पुरानी तस्वीरें हैं उनकी तस्वीरें छापकर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भी दिया जा रहा है। आपको याद होगा 12 जून को, जिस दिन एयर इंडिया विमान क्रैश हुआ था, उसके ठीक सुबह 9:30 बजे एक गुप्त मीटिंग हुई थी राज ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन जिसके बाद शिवसेना उद्धव गुट भड़क गया था, खास करके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कि ये कयास अब आगे भी लगाए जाएंगे। लेकिन ये जो भाषाई मुद्दे को लेकर दोनों ही चचेरे भाई एक साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं, एक साथ मोर्चा वो निकालेंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से करहा रहे हैं, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो,
पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से हर कोई परेशान है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने भले ही मैदानी इलाकों में गर्मी कम कर दी हो, लेकिन यही बारिश है जो पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है। मॉनसून के मौसम में देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुजरात की तस्वीर, राजस्थान की तस्वीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मतलब देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ राज्य हैं जिनका हाल आप देख रहे हैं। कई और राज्य भी ऐसे हैं जहां सैकड़ों गांव, कई शहर, हर तरफ पानी का ही यहां पर राज है और जनजीवन इन इलाकों में अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये एक एक कर अब तस्वीरें विस्तार से जरा आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड से शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जहां रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, खासकर पहाड़ खिसकने का खतरा यहां उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में और बढ़ गया है। तो जो केदारनाथ यात्रा मार्ग है, वहां का ये वीडियो सामने आया है। देखिए जरा कैसे पहाड़ से बड़े पत्थर, बोल्डर नीचे आकर गिर रहे हैं। दरअसल लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बारिश और बरसात हो रही है, उससे पहाड़ों की मिट्टी दरक रही है और इसी वजह से ये बोल्डर्स जो पहाड़ों से नीचे आकर गिर रहे हैं और इस वजह से तीर्थयात्री जो हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हुए इस वीडियो में सुनाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो सोनप्रयाग शटल सेवा के नजदीक का बताया जा रहा है। पहाड़ से पत्थर और मलबा आने की वजह से इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। कुछ घायलों को एसडीआरएफ की मदद से अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधान रहने की अपील की है। हालांकि रास्ते से मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रास्ते से आवाजाही बंद कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है और रास्ता खोलने के प्रयास लगातार जारी है। सोनप्रयाग हो, मुनकोटिया हो, यहाँ इन इलाकों के पास मलबा आने की वजह से जो केदारनाथ जाने वाला रास्ता है वो बंद है। फिलहाल सोनप्रयाग शटल पुल के कारण केदारनाथ की तरफ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका गया है। तो केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। मौसम लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, पहाड़ों की मिट्टी जो है वो नरम पड़ रही है और मिट्टी दरक रही है, जिसकी वजह से ये मलबा पहाड़ों से नीचे सड़कों पर आकर गिर रहा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया के पास लगातार पहाड़ से पत्थर आकर गिर रहे हैं। केदारनाथ जाने वाला रास्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बंद हो गया है। पत्थर गिरने से कुछ लोगों को चोट भी आई है। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते को फिलहाल खोला गया। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद, जो तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से सोनप्रयाग की तस्वीरें, जहां पहाड़ से मलबा आकर गिरा है। तीर्थयात्रियों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है और रास्ता अभी बंद कर दिया गया। पहाड़ से मैदान तक ये आसमानी सितम। अभी तो पहाड़ का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और वो भी उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केदारनाथ के मार्ग में ये लैंडस्लाइड जो हुआ, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर जो पहाड़ से आकर नीचे गिरे और तीर्थयात्रियों को देखिए कैसे सुरक्षित यहां से निकाला गया है। वो तीर्थयात्री जो यहां इस हिस्से में फंस गए थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत सोनप्रयाग से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा दीपक के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और जानते हैं दीपक से अभी की स्थिति क्या है। दीपक, ये रास्ता जिस पर बड़े बोल्डर पत्थर आकर गिरे थे, कितना खोल दिया गया है?
देखिए रोमाना, लगातार इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद है, मुनकुटिया इसको बोलते हैं, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की जगह है। और गौरीकुंड वो जगह जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस जगह पर आप देखिए तो स्थिति लगातार भयानक बनी हुई है। पत्थर जो है वो लगातार ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ता है। पूरी रात ये यात्रा रोकनी पड़ी। और अब देखिए किस तरीके से जो SDRF NDRF की टीमें वो तैनात हैं, और जैसे ही ऊपर निगाह डालते हैं तमाम लोग और देखते हैं कि पत्थर अभी गिरने की स्थिति नहीं है, तो तुरंत इन लोगों को कहा जाता है कि आप इस रास्ते को दौड़कर क्रॉस कीजिए, क्योंकि अगर कोई बीच में रुका तो कभी भी कोई बड़ा पत्थर सामने गिर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी चट्टान गिरकर सामने आई है, और उसके बाद आप देखिए तो मलबा काफ़ी ज़्यादा सामने आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि लगातार JCB की मशीनें भी यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि रास्ते को लगातार खोला जा सके, ज़्यादा देर तक इसे बंद न रखा जा सके। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पत्थर लगातार गिर रहे हैं। घोड़े, खच्चर, तमाम जो चीज़ें हैं, जो सामग्री ऊपर लेकर जाते हैं, उनको भी ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर नहीं, ऐसी कई जगहों पर इस तरह की स्लाइड हो रही है और मुसीबत लोगों की लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए वहाँ पर जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, वो एक एक कर लोगों को आगे आने दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले ऊपर निगाह डालते हैं और जैसे ही देखिए ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो वो वहाँ पर रोक दिया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ के लिए लोग जाना चाहते हैं यात्रा के लिए, और रात भर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को धीरे धीरे कर ऊपर भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो लंबी कतार लगी हुई है। सैकड़ों, हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो सोनप्रयाग में, और उससे पीछे उनको रोका गया है और एक एक करके निकाला जा रहा है। और ऐसी स्थिति दूसरी तरफ की भी बनी हुई है। जो केदारनाथ दर्शन कर चुके लोग हैं, वो अब वापस जब नीचे आना चाहते हैं तो उनको भी बीच बीच में रोका जा रहा है, क्योंकि पत्थर जो है वो लगातार गिर रहे हैं। और ये देखिए सब इस तरीके से दौड़कर से क्रॉस करते हैं कि अगर पत्थर गिर गया तो बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। कुछ देर पहले भी एक बीमार व्यक्ति को निकाला गया यहाँ पर SDRF की मदद से, और SDRF का काम भी आसान नहीं होता, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। तो ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये पत्थर जो आप गिरे हुए देख रहे हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूटकर नीचे गिरे हैं। अगर ये किसी के ऊपर गिरे तो क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। तो फिलहाल इसी तरह से दौड़कर यात्री अपनी जान बचाते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हुए, और इसी तरह के हालात जो हैं लगातार मानसून में पहाड़ी इलाकों में बन जाते हैं। और इस वक्त इस केदार घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये मुनकटिया वाली जो जगह है, ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड स्पॉट बन चुका है। पिछली आपदा में भी यहाँ पर भयानक नुकसान हुआ था, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। ऐसे में इस बार इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रोमाना, और ऐसे में जरा मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। अभी मौसम का मिजाज क्या इस हिस्से में, यहाँ इन पहाड़ों में इसी तरीके का रहने वाला है? अभी और बारिश की आशंका बनी हुई है क्या दीपक? जी बिल्कुल, 30 तारीख तक कम से कम बारिश की बात कही गई है। इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं ऊपर आसमान की तरफ, तो आप देखिए घने बादल छाए हुए हैं और इस इलाके में कभी भी भारी बारिश हो जाती है। रात भर इस पूरे इलाके में बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है, चेतावनी दी है खास तौर पर कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें। कोशिश करें कि अगर आप इस दौरान ना ही जाएँ तो बेहतर है, लेकिन अगर आप आधी यात्रा कर चुके हैं, बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, तो बेहद सावधानी बरतने की बात कही गई है। और ऐसे में यही वजह है कि तमाम टीमों को यहाँ पर तैनात भी कर दिया गया है कि अगर किसी तरीके से यात्री कहीं पर फंसे हुए हैं तो उन्हें लंबे वक्त तक वहाँ पर न फंसा रहना पड़े, तो इनको निकालने की लगातार कवायद जो चल रही है। आप देख रहे हैं तमाम JCB मशीन, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवान, NDRF SDRF की टीम लगातार मौजूद है उन इलाकों में जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा इन इलाकों से तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। चमोली और चमोली के नंदप्रयाग में आफत की बारिश हुई है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर गिरा है। सड़क पर पत्थर आने की वजह से यहाँ चमोली में भी रास्ता बंद, और जब रास्ता बंद हुआ तो फिर कई गाँवों का संपर्क ही पूरी तरीके से खत्म हो गया है। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए और इस वजह से मुश्किलों का सामना फिलहाल यहाँ के लोग कर रहे हैं। हालत देखिए जरा, बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल है। पहाड़ों से मलबा जो है न सिर्फ वो आकर गिर रहा है सड़कों पर, बल्कि यहाँ चमोली में तो बाकायदा पहाड़ का ही एक हिस्सा है पूरा दरक गया है। और सिर्फ पहाड़ों का ये हाल नहीं है, बल्कि मैदान भी इस बार बारिश से बेहाल है। बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आसमानी आफत की मार देखने को मिली। तेज बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि व्यापारियों की सब्जियां यहां पानी में देखिए कैसे तैरती हुई नजर आ रही हैं। इंदौर के अग्रसेन चौराहे की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। रेडी व्यापारी सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश हो गई, सड़क पर पानी भर गया, सब्जियां पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए कुछ देर की बारिश और कितना नुकसान कर गई ये कुछ देर की बारिश। तस्वीरें आपके सामने, मध्य प्रदेश के इंदौर की ये तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ आ गई और जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मनाली में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, कई दुकानें बह गई। इससे दुकान मालिकों को लाखों का नुकसान हो गया। मनाली के अंजनी महादेव की पहाड़ियों पर भारी वर्षा के चलते ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा हुआ है। बारिश की वजह से नदी ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया है। मनाली के पास बहंग इलाका है, यहाँ कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आ गई। नेशनल हाईवे 3 की एक लेन भी बह गई। तो अब आप सोचिए जरा, नेशनल हाईवे का अगर एक हिस्सा बह रहा है तो फिर कितनी भयंकर ये बारिश होगी और कैसी बाढ़ की सी स्थिति बनी होगी जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। दक्षिण भारत का हाल भी आपको बता देते हैं। केरल के एर्नाकुलम में जोरदार बारिश हुई है और इसके बाद बाढ़ वाली स्थिति। यहां केरल के एर्नाकुलम की तस्वीरें आपके सामने। एर्नाकुलम में इतनी बारिश हुई कि शिव मंदिर में पानी भर गया। एर्नाकुलम में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर सैलाब वाले हालात बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए जरा, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, ये यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है एर्नाकुलम का, और मंदिर में पानी भरा हुआ है। एक तल मंदिर का पानी में डूबा हुआ यहां नजर आ रहा है। फिर से जरा मध्य प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां रतलाम में जोरदार बारिश हुई है और इसके बाद बाढ़ वाली स्थिति बन गई। यहां रतलाम में सैलाना गांव में केदारेश्वर महादेव मंदिर है। उसकी सुंदरता बहुत बढ़ गई है वैसे इस बारिश के मौसम में। बारिश की वजह से मंदिर के आंगन में गिरने वाला जो झरना है वो फूट पड़ा है, जिसके बाद लगा कि खुद आसमान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ हो रहा हो। मंदिर में झरना गिरने की वजह से पानी बड़े केदारेश्वर महामंदिर में घुस गया, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए किस तरीके से पानी बेकाबू होकर यहाँ मंदिर परिसर में गिरता हुआ नजर आ रहा है और सब कुछ डुबो देने पर आमादा ये पानी बेकाबू बेतरतीब आपके सामने। उधर राजस्थान के जालौर में खाकी पर दबंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने काले शीशे लगी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कार चला रहे शख्स ने पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश कर दी और इसके साथ ही कई और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वो शख्स फरार हो गया। तो ये दबंगई जो देखने के लिए मिली है राजस्थान के जालौर में, खाकी पर हमला। गाड़ी पर काले शीशे लगे हुए थे, पुलिस ने गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रोकने की बजाय शख्स ने पुलिस पर ही गाड़ी चला दी और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई कि कई और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ये शख्स फरार। पुलिस जांच कर रही है। अभी तक इस शख्स को लेकर कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। खाकी का कोई खौफ बदमाशों में नहीं है और देखिए किस तरीके से खाकी मतलब पुलिस ने जब काले रंग के शीशे चढ़ी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो फिर कार चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय पुलिस पर ही गाड़ी भी चढ़ा दी और कई अन्य गाड़ियों को वहां से टक्कर मारता हुआ ये शख्स फरार हो गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।